तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड मैटर वेव। अब देखो, असल में डी ब्रोगली सर ने जब इसको बताया था तो सिंपल भाषा है, बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था क्या बता रहा है। डी ब्रोगली के साथ मतलब सर के साथ भी वही हुआ था जो हाइजीन के साथ हुआ था। तो हाइजीन ने बताया था आपका जो लाइट है एक वेव है, लेकिन प्रूफ किसने किया था? आपका यंग्स ने करके दिखाया था। उसी तरह डी ब्रोगली सर ने भी जो भी चीज़ें कहा था सबने बोला था क्या बकवास कर रहा है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया था, जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, उसमें प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया था। और डी ब्रोगली सर ने जो भी चीज़ें बोला था यहाँ पे, ठीक है, उसको एज ए लॉ बनाया गया, लेकिन आपके सिलेबस में एज ए हाइपोथेसिस दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि डी ब्रोगली सर ने ऐसे बताया था। इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि भाई नेचर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जो नहीं है उसको कैसे करोगे। ओके, ये सब बातें छोड़ते हैं। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हम शुरू करते हैं। तो डी ब्रोगली सर ने क्या कहा था एग्जैक्टली, वो कुछ ऐसा था कि नेचर फॉलो सिमेट्री, नेचर फॉलो सिमेट्री, नेचर सिमेट्री को फॉलो करता है। जैसे एज लाइट या फिर रेडिएशन, लाइट बोलो या रेडिएशन बोलो, इट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट हो या रेडिएशन हो, उसके पास ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर बोलने से क्या है, वो जब दौड़ रहा होता है, जब वो दौड़ रहा होता है तब वो वेव के जैसा बिहेव करता है। द मोमेंट इट इंटरेक्ट विद द सरफेस एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, दैट इज फोटोन के जैसा बिहेव करता है। फोटोन बोलने से पार्टिकल, ठीक है। जैसे कि लाइट या फिर रेडिएशन के पास दोनों हो सकते हैं, डुअल नेचर, वेव एंड फोटोन। अभी देखना वो क्या बोलते, देन मैटर शुड ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर। इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, हमारे पास जो मैटर है ना, इसके पास भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। तो मैं बच्चों तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने इस चैप्टर को शुरू करने के टाइम ही बताया था, अगर मैं यहाँ पे रेडिएशन बोलता हूँ तो लाइट के बारे में बोल रहा हूँ, और मैं मैटर बोलता हूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट मैटर दैट इज इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँगा। क्या बात है, क्लियर है? तो ये था डी ब्रोगली सर का स्टेटमेंट। उन्होंने क्या बोला, भाई नेचर सिमेट्री को फॉलो करता है, अगर लाइट के पास डुअल नेचर है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। यही स्टेटमेंट दे दिया था, डन है क्या? और जब मैटर के पास डुअल नेचर है, दैट इज मैटर जब यहाँ पे पढ़ा है, वी नो द नेम ऑफ दिस मैटर, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल। एनी हाउ द फाइनेस्ट मटेरियल जो इसके अंदर हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल, वो इलेक्ट्रॉन है। तो दिस पेन इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी होते हैं, मतलब जनरली कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन से बना है। ओके, जैसे कि हम लोग लाइट का वेव वाला पार्ट देख लिया था, फिर फोटोन वाला पार्ट हमने मतलब नया फाइंडिंग किया। उसी तरह ये जो पेन है दैट इज इलेक्ट्रॉन से बना है, वेल एंड गुड। अब हम इसका वेव नेचर को स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारा मेन फंडा है, क्योंकि हमने इस पेन को थोड़ी ना कभी वेव के जैसा देखा है, ना ही इसके इलेक्ट्रॉन को कभी हम वेव के जैसा देखा है। और अगर आपको केमिस्ट्री क्लास याद हो तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज ए वेव फंक्शन। वो सब टॉपिक मैं नहीं लूँगा। तो अभी यहाँ पे मेन फंडा है कि मैटर वेव में कैसे बिहेव करता है, डन है? तो इसके लिए डी ब्रोगली सर क्या कहते हैं, एनी हाउ कोई चीज़ वेव में, फोटोन भी वेव में कब बिहेव कर रहा था, जब वो मूव कर रहा था, जब वो मूवमेंट में होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, जब वो मूवमेंट में होता है तभी वो ऐसे वेव के जैसा बिहेव करता है। तो डी ब्रोगली सर भी सेम चीज़ कहता है, हमारा जो मैटर है वो भी वेव के जैसा बिहेव करेगा, कब? जब वो मूव करेगा। तो इसको हम लिखते हैं, दैट इज़ ए टॉपिक का नाम मैटर वेव लिखते हैं, मैटर वेव। मैंने नाम पहले लिख दिया, ठीक है, अभी लिखता हूँ। एनी मैंने मुझे नाम एंडिंग में लिखना चाहिए था, ठीक है। अब वो सर क्या कहते हैं, ये वेव के जैसा कब बिहेव करेगा, तो लिख देंगे व्हेन आ मैटर, कोई भी सामान, मैटर बोलने से यहाँ पे सामान बोलने से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन ए मैटर मूव्स इट इज गाइडेड एंड इनक्लोज्ड। अभी मैं समझा दूंगा मैं क्या लिख रहा हूँ, इनक्लोज्ड बाई आ वेव कॉल्ड मैटर वेव, इसका मतलब सर क्या कहते हैं, कोई भी पार्टिकल, लेट्स से एक पार्टिकल है, जब मैं मूव कर रहा होता है, तो ये पार्टिकल क्या होता है, एक वेव से इंक्लोज्ड होता है। तो ये जो पार्टिकल है इसको एक वेव सराउंड करके रखता है, समझ रहे हो क्या ना?
एक कुछ वेव है, इसके अंदर ये पार्टिकल अंदर रहता है। अभी अंदर कहाँ रहेगा दैट इज़ नॉट श्योर, क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। भाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई तुमने देखा ही नहीं इस चीज़ को, कैसे देख, हम तो क्या कर, मतलब हम बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स पे प्रूव किए जाएंगे, वो बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, ये सब बातें छोड़ो, ज़्यादा इसको डीप नहीं करते। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैटर वेव क्या है, व्हेन ए मैटर मूव, जब ये मूव कर रहा होता है, जब इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, तो इट गाइडेड बाय ए वेव, एक वेव उसको गाइड करता है और इनक्लोज रहता है उसके अंदर मैटर, ठीक है, इनक्लोज बाय ए वेव, ठीक है। जब वो मूव करता है तब एक वेव उसको गाइड करता है और उस वेव के अंदर में रहता है, और उस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। जैसे ही ऐसा बोल दिया तो बाकी सारे साइंटिस्ट परेशान, ये भाई तूने क्या बोल दिया, ऐसा भी कुछ होता है क्या। सो फर्स्ट तो उनसे पूछा गया, ठीक है बताओ ज़रा ये किस तरह का वेव है। तो सन ने बोला, भाई हम लोग जो वेव के बारे में जानते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वेव क्लास 11 में पढ़ा था आप लोगों ने, दैट इज़ मटेरियल वेव। मटेरियल वेव क्लास 11 में हमने चीख चीख के पढ़ाया था, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होता है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसवर्सल वेव। ये था दो मैटर वेव। क्लास 12 आ गए, हमने पढ़ा ओ देयर इज़ अनदर वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो बोलते मैटर वेव है, ओके वेल एंड गुड। अब मैटर वेव है, सो ये क्या है, ये सब वेव से अलग है, एक अलग तरह का वेव है। ये वेव कब आता है, जब कोई चीज़ मूव कर रहा होता है, कोई भी पार्टिकल मूव करे। अगर मैं बोलूँ पेन मूव कर रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है क्या। और जो उसके बाद भी आता है, बाद में हम निकालते हैं, ग्रेविटेशनल वेव भी आता है, ठीक है। एनी हाउ आपके बारे में आपको इतना डीप में स्टडी नहीं करना है, तो फिलहाल आप इतने याद रखोगे, मैटर वेव इज ए विच काइंड ऑफ वेव, या फिर मैटर वेव इज सिमेट्रिकल टू विच काइंड ऑफ वेव। आपसे पूछेगा लॉन्गिट्यूडनल है क्या, ट्रांसवर्सल है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या, ग्रेविटेशनल है क्या, तो आप नन ऑफ द अबव टिक करना। मैटर वेव एक अलग तरह का वेव है, एक कब क्रिएट होता है, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है। क्या बातें क्लियर है। अब देखो ये जो थ्योरी दिया गया है ना, ये जो बताया था डी ब्रोगली सर ने, बस इतना ही बताया था, जब कोई मैटर मूव करेगा तो उसका, जब कोई मैटर मूव करता है तो एक वेव से इनक्लोज्ड होता है और एक वेव उसको गाइड करता है, उसे हम मैटर वेव बोलोगे। तो उसके बाद हमारा एक और जन आया, उसका नाम था हाइजेनबर्ग, मैं स्पेलिंग गलती लिख सकता हूँ, हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, ओके अगर डी ब्रोगली सर ये सच कहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि आप इसका पोजीशन को ढूंढोगे, क्योंकि आप इस वेव को देख नहीं सकते हो। क्या बात है क्लियर है, ये मैटर के साथ एसोसिएटेड है। अब उस वेव के अंदर सपोज ये मैंने एक मैटर वेव बनाया, अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैटर वेव कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्योंकि डी ब्रोगली सर कहते हैं कि ये गाइड करेगा। कहाँ पे एग्जैक्टली रख के गाइड करेगा नहीं बताया, इनक्लोज्ड करेगा, कहाँ पे एग्जैक्टली इनक्लोज करेगा नहीं बताया। तो हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं, ओके अगर डी ब्रोगली सर के हम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े तो डी ब्रोगली सर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, दैट इज व्हेन आ पार्टिकल कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, कुछ भी समझो ठीक है, या फिर पेन ही समझ लो, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन समझो। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स देन इट्स position and momentum is uncertain मतलब आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो कहाँ पे है, कितना मोमेंटम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो कितना है, समझ रहे हो कि हम श्योर नहीं है। अनसर्टेनिटी तो पढ़ा है ना तुमने क्वांटिटी के ऊपर, जैसे मैंने बताया था ना, ठीक है एक और बार टॉपिक छेड़ते हैं फिर। तो मैंने बोला इस लाइन को मेजर करो, तो तुमने स्केल लाया, स्केल ला के मेजर किया, तुमने बोला 20 सेंटीमीटर है, ओ शिट 2 सेंटीमीटर है बोल दिया तुमने। मैंने बोला भाई सही से मेजर करो 2 सेंटीमीटर है, तुमने फिर से बहुत बढ़िया से किया, तुमने बोला 2.1 सेंटीमीटर है भैया। मैंने बोला और बढ़िया से मेजर करो, तो तुमने बोला 2.12 सेंटीमीटर है। मैंने बोला भाई कन्फर्म है 2.12 है, बोले इसको थोड़ा और बढ़िया से एक्यूरेसी से कर सकते हैं, शायद इतना सेंटीमीटर होगा। तो यही है अनसर्टेनिटी, आप श्योर नहीं होते हो। तो ये भी वही कहता है कि इट इज़ नॉट श्योर कि पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे है हम नहीं कह सकते, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कह सकते, और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम हम नहीं कह सकते। तो यही होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो एक किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। तो इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। अनसर्टेनिटी का भी स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने,
Heisenberg uncertainty principle, that is when a particle moves then its position and momentum is uncertain in the matter wave या फिर enclosed by the matter wave, कुछ भी लिखो, समझ आना चाहिए बस खाली। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा डी ब्रॉगली सर है वो यहाँ पे एक फॉर्मूला देते हैं हमारे पास, वो यहाँ पे एक फॉर्मूला देते हैं, ये भी कुछ उन फॉर्मूले के जैसा था जो कि डायरेक्ट दिया गया था, दैट इज लैम्डा इजिकल टू h/p। ये दिया जाता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। यहाँ पे h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, p आपका मोमेंटम है। डन है क्या? इससे क्या निकालते हैं हम? वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है इसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर मैटर का वेव लेंथ। क्या ये बातें हमें समझ आता है यहाँ तक? ओके, वेल एंड गुड। अब देखो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं जो कि सिलेबस के हिसाब से है। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बातें बताऊंगा जो तुम्हें सुन के बड़ा मज़ा आएगा। नहीं, वो E=mc² का जो फंडा है ना वो सारी डिस्कस करेंगे अभी। सो अब हम बात करते हैं उन्होंने और क्या एक्स्ट्रा बताया। अगर मैं आपको आइंस्टाइन का थ्योरी याद हो तो मैंने क्या बोला था, जब वेव आके या हिट करता है तब क्या कैसे बिहेव करता है? एज ए पार्टिकल, उसका नाम फोटोन दिया था। अब मैं क्या कहता हूँ, जब हिट करता है तब उसका वेलोसिटी 0 होता है। जब उसका वेलोसिटी 0 होता है तब उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब तब क्या होता है, तब वो एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। तो ये यहाँ पे भी सर सेम बताएंगे, दैट इज़ यहाँ पे नोट करने वाला बात, वो भी यहाँ पे सेम बताते हैं, आइंस्टाइन के साथ ही कंटिन्यू रखते हैं। वो क्या बोलते हैं, ओके हम लोग का जो मैटर है ना वो भी क्या करता है एज ए पार्टिकल बिहेव करता है जब वो कहीं पे हिट होकर अपना वेलोसिटी 0 करता है। सो यहाँ पे लिखेंगे पहला केस, जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, वेलोसिटी 0 हो। जब वेलोसिटी 0 हो मतलब क्या हो, वो रेस्ट में आ जाए या फिर वो रेस्ट में आए, कैसे भी आ जाए, टकरा के आ जाए या फिर ऑलरेडी रेस्ट में ही हो, एनी वो रेस्ट में होना चाहिए। जब उसका वेलोसिटी 0 होती है तब क्या होती है, देन हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से जब वेलोसिटी 0 कर देंगे तो लैम्डा कितना आएगा हम पे, h/m इंटू 0। m इंटू 0 मतलब क्या हो गया, समथिंग बाई 0, दैट इज इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइट। अगर मैं तुम्हें एक वेवलेंथ बना के दिखाऊँ, एक वेवलेंथ बन गया ना लैम्डा, अब मैं बोलूँ इन्फिनाइट वेवलेंथ बनाओ, इट नेवर एंड, मतलब ये वेव बनेगा ही नहीं। पहले पढ़ा, इन्फिनाइट है, चलते रहेगा, ये वेव कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं डी ब्रॉगली सर, when the particle has 0 velocity then it do not show wave property। तब ये वेव का प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक ए फोटोन। दूसरा, अब क्या लिखते हैं, जब पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो, वेलोसिटी क्या हो, इन्फिनाइट हो, मतलब क्या है, मैक्स टू मैक्स हो जाए, मैक्स टू मैक्स, जितना मैक्स पॉसिबल है उतना वेलोसिटी हो, तो उस केस में क्या हो जाए, दौड़ रहा है तगड़ा, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो लैम्डा आएगा दैट इज़ h/m इंटू इन्फिनाइट वेलोसिटी जितना पॉसिबल हो सकता है, समथिंग बाई इन्फिनाइट क्या आएगा, लगभग, समथिंग बाई इन्फिनाइट लगभग वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हो क्या, 0 के बराबर आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, लगभग 0 के बराबर आएगा, दैट इज़ वेरी स्मॉल आने वाला है। पढ़ने पड़ रहा है क्या, वेरी स्मॉल। 1 लाख वेलोसिटी छोटा हुआ, 1 करोड़ वेलोसिटी और छोटा हुआ, ठीक है, तो वेरी स्मॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे सर क्या कहते हैं, यहाँ पे सर कहते हैं हमारे पास, if the particle travel with high velocity then it appear to move in straight line। और हम लोगों ने देखा है सब चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, याद, अच्छा ठीक है उसको छोड़ो। इसका मतलब क्या होता है, जब इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा तो इसका वेवलेंथ छोटा बनेगा, छोटा मतलब बहुत छोटा, दिख रहा है, मैं छोटा वेवलेंथ बना रहा हूँ लेकिन वेव बना रहा हूँ। अब इससे भी छोटा बन सकता है, इससे भी छोटा बनेगा तो आपको क्या दिखेगा, सीधा तो भाई एक रे ही चल रहा है ना, कहीं ना कहीं एक रे चल रहा होगा, ऐसा आपको दिखेगा। अभी वो आइंस्टाइन की एक मूवी आया था, वो मूवी किसी ने देखा है,
तो मूवी में एक ना एनिमेशन आया था, मैंने देखा था उसको, ठीक है। तो वहाँ पे एक लाइट आता है, तो लाइट कैसा है, पहले इस तरह फॉर्म में आता है, ठीक है, पहले बड़ा बड़ा वेव रहता है, उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पहुँच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन करता है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट सा बन जाता है ना, ये वही फंडा है, ठीक है। इसी को मतलब इसी में से उसको उठा के वहाँ पे बना के रखें। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आता है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सिलेबस के हिसाब से हो गए। अब देखो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या बोलना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा यहाँ पे सीखने वाला बात क्या है। तो एनी हाउ अभी आगे जाके डेविडसन एंड आपका क्या बोलते हैं, मतलब आगे जाके इसको प्रूव कर दिया जाएगा कि ये एग्जिस्ट करता है करके, सच बोल रहे थे डी ब्रोगली सर, ये हाइपोथेसिस नहीं है, लॉ है। तो जब ये लॉ में प्रूव होगा तो तब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपका जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है याद है क्या, आपका जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है याद है। तो यहाँ पे मैंने ये जो करवाया था ना, कैपेसिटर बनवाया था एक, फिर यहाँ पे एक इंडक्टर, बड़ा सा बैटरी। अब इसमें मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट पे एक रे निकल के जाता है, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ऐसा कुछ लाइट निकल के जाता है। फिर मैंने इसी चैप्टर में बोला था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन का भी बात है, वो भी हो सकता है। अभी अगर तुम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जो पार्टिकल निकला दैट इज़ इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकला, इसका वेलोसिटी बहुत हाई था, इसी के चक्कर में इसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा हुआ और कहीं ना कहीं रे के जैसा मूव हुआ, दैट इज़ लाइट। ये बातें क्लियर है। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा था ना, वेव के जैसा दिख रहा था, वो भी असल में एक ही चीज़ था, वो हाई वेलोसिटी से निकला था करके आपको लाइट के जैसा दिखा था। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहे हो क्या, मैंने वहाँ पे दो चीज़ें जो अलग अलग बोले थे, असल में वो एक ही चीज़ है। कैसे एक ही चीज़ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, बस उस इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी मतलब उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से वो एज ए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया और हमको फील हुआ कि वो एक लाइट है, दैट इज़ रेडिएशन है। यहाँ तक बातें में समझ आता है। अब आ जाओ, इससे मैं कुछ आइंस्टाइन का इक्वेशन को सिखाता हूँ। आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, दैट इज़ E = mc²। ये आता कहाँ से? सो आइंस्टाइन सर क्या कहते हैं, सबसे स्पीड कौन मूव कर सकता है? फोटॉन। फोटॉन मतलब मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी पार्टिकल दैट इज़ अगर इलेक्ट्रॉन ही हो, इलेक्ट्रॉन अगर निकल के किसकी स्पीड से चले, 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तभी इलेक्ट्रॉन अगर निकल के इसकी स्पीड से चले तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। अभी तक हमने यही बात किया। अब सर क्या बोलते, सपोज आपके पास क्या है, कुछ भी एक सामान है, मान लो कुछ 1 kg का एक सामान है, इसका मास है, एक मटेरियल है। इस मटेरियल को आप कोई भी तरीके से आप इसको एक्सप्लोड करो, तोड़ो फोड़ो, जो करना है करो, कोई भी तरीके से आप इसको, इस पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ा बना के एक्सप्लोड कर दो, या कोई भी तरीके से कुछ भी कर लो, कुछ भी करो करके आप इसके स्पीड लाइट के बराबर स्पीड पहुंचाओ, तभी क्या देगा आपको, एनर्जी देगा। ओके, ये फंडा आता कहाँ से वो ज़रा समझना। अभी देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है h/nu, ये सच है। अब आइंस्टाइन सर क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ को, कोई भी मटेरियल को आप लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचा दो, कोई भी तरीके से पहुंचाओ, फोड़ के पहुंचाओ, तोड़ के पहुंचाओ, जैसे ही पहुंचाना है पहुंचाओ, या फेंक दो हाथ से, जो करना है करो, लेकिन लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचाओ। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल है कितना स्पीड में रहना, लाइट की स्पीड में, जैसे कि इसका स्ट्रेट लाइन में आ जाए, इतना ज़्यादा कर दो। तो अगर ये सच है तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सो E = h/nu। अब देखो मैंने तुम्हें और क्या क्या चीज़ें पढ़ा है, डी ब्रोगली के फंडा से देखो, क्या मैं h/nu को क्या लिख सकता हूँ, दिख रहा है क्या, डी ब्रोगली सर क्या कहते हैं, h/p लिखा जा सकता है, तो h यहाँ से λp लिख सकते हो तुम। सो मैं यहाँ h की जगह में लिख देता हूँ λp, लिख दिया मैंने। फ्रीक्वेंसी का फंडा मैंने पढ़ाया था, E = λf, ऐसा होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो म्यू। सो इस केस में से अगर मैं म्यू निकालूँ तो क्या मैं c/λ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे h हमने डाल दिया इतना, अब म्यू डाल देते इतना, दैट इज़ h हमने डाल दिया इतना, यहाँ से म्यू डालते, यहाँ से c/λ कटिए। सो E = क्या आ रहा है आप पे, p × c आ रहा है। अब हमें पता है कोई भी चीज़ का मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम होता है मास × वेलोसिटी। इस केस में हम चाहते हैं कि पार्टिकल मूव किसकी स्पीड से करे, लाइट की स्पीड से, तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला होता है mc²। डन है। तो इसी से एटम बम बनाया था, क्योंकि एटम बम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं थे, डाला तो था मटेरियल,
लेकिन उस मटेरियल के सबसे फाइनेस्ट जो पार्टिकल्स है उसको ट्रैवल करवाया गया था इन द स्पीड ऑफ लाइट। कैसे करवाया था? एक्सप्लोशन से करवाया था, ठीक है। अब वो कैसे भी करवाए, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बॉम्ब बनाना मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब वही है, आप कुछ भी करो, फेंक दो, लात मारो, तोड़ दो, जो करना है करो, लेकिन कंडीशन क्या है? आपको ट्राई करना है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुँचाने में, तब वो एनर्जी एमिट करेगा, दैट इज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा। तो कहीं ना कहीं तब वो कैसा बिहेव करेगा? एक सन के जैसा बिहेव करेगा, नहीं क्या? तो ये था वो वाला आपका फंडा। तो यहाँ पे डी ब्रोगली सर ने जो हाइपोथेसिस दिया था इसको बाद में प्रूव कर दिया जाएगा, डाले क्या? और यहाँ पे सर ने क्या बोला था, जैसे आपका रेडिएशन है, रेडिएशन दैट इज़ आपका लाइट है, उसका अगर ड्यूल नेचर हो सकता है तो ऑब्वियसली मैटर का भी होगा। सो मैटर, आपको ये मैटर है वो तो दिखता है, लेकिन इसका वेव नेचर कैसा है वो हमें नहीं पता था, डाले क्या? तो इसका वेव नेचर बताने के लिए देखो यार, ये लाइट का फंडा क्या था? इसका वेव नेचर था, वो तो प्रूव कर दिया गया। तो लड़ किसके लिए रहे थे? पार्टिकल नेचर को लेके वो लोग लड़ रहे थे, तो फिर वो सॉर्ट आउट हुआ। अब डी ब्रोगली सर ने क्या छेड़ दिया? डी ब्रोगली सर ने बोला अच्छा मटेरियल तो मटेरियल है, लेकिन ये वेव भी है। अब क्या है? वेव तो किसी ने देखा नहीं मटेरियल का ना, तो वो लेके फिर लड़ाई शुरू हो जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह भी होंगे। नहीं तो मैटर वेव के बारे में बताते हैं वो। मैटर वेव क्या होता है? एक मैटर को इनक्लोज करता है और उसको गाइड करता है। ये बातें समझ में, सिंपल भाषा में लिख दिया। और एक जो हमें जो वेव बताते हैं उससे अलग वेव है। फिर हाइजेनबर्ग सर क्या बताते हैं? ओके, अपना डी ब्रोगली सर ने बताया था क्या? इनक्लोज करेगा और गाइड करेगा, लेकिन ये तो नहीं बताया एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे डी ब्रोगली सर ने बहुत प्यारा फॉर्मूला दिया है, λ/p, डन है क्या? इसी को कहते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर मैटर का वेवलेंथ। उसके बाद हमने बड़े ही 2 इंपॉर्टेंट केसेस स्टडी किए। जब कोई पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा तब वो कैसा बिहेव करेगा? तब बिहेव करेगा एज ए मैटर, तब उसमें कोई ये नहीं होंगे। वेवलेंथ कितना होगा उसका? इन्फिनाइट होगा। वही जब कोई चीज़ मूव करेगा हाई वेलोसिटी के साथ, तब उसका वेवलेंथ इन्फिनाइट के जैसा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब वेवलेंथ क्या आएगा? 0 के जैसा आएगा, बहुत ही कम आएगा। बहुत ही कम मतलब क्या है? इतना कम हो जाएगा कि वैसे स्ट्रेट लाइन बिहेव दिखने लगेगा। और ये मैंने क्या बताया था, आइंस्टाइन का जो मूवी है ना, उसमें एक लाइट आता है, बूम 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 बूम, फिर एकदम छोटा हो चला जाता है ना, आइंस्टाइन सोचता है बैठ के, उसी के जैसा कहानी है। मतलब वही कहानी यहाँ से उठा के बनाया। फिर हमने बात किया था कैसे जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो कैसे वन एट ए अनदर हैंड सेम है। क्या हुआ था? उसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकला था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इतना वेलोसिटी के साथ निकला था कि वो एज ए लाइट का फॉर्म में ट्रैवल करने लगा। क्या बातें क्लियर है? तो ये था डी ब्रोगली सर का हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मैटर से। क्या मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है? हम बोलेंगे हाँ, मैटर तो स्टेट चेंज करता है, कभी सॉलिड, कभी लिक्विड, कभी गैस। और वो स्टेट को चेंज किसके ऊपर करता है? टेम्परेचर के ऊपर करता है ना, लेटेंट हीट के ऊपर करता है, दैट इज टेम्परेचर के ऊपर ही करता है। नहीं हो सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, मैटर वेवलेंथ है, वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा और स्वीट कॉन्सेप्ट है। ठीक है क्या? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।